Thank you everyone for joining us. We've got Maria with me and we've got Vasif, and we're going to dig into family businesses and how they're run. So I asked you this question before we started this as well. Who's the eldest sibling? I am. And who's the bossy one? She is. We take turns in being bossy. For example, I'm the creative director. So wherever the problem is creative, I'm like, I have the last word. And when it comes to lots of zeros and lots of marketing and decisions, that's when he has a final say. But even then, I have the veto power. Wow, so maybe that's like the Baji role coming in. I'm the Baji. Yeah, so elaborating more on that, how important is it to like divide functionalities? Like you're saying, okay, he looks at the marketing, looks at the finances, you look at the creative part. How important is this division of talent? Yeah. First Vasif goes, then I. So सबसे पहले रीबा, मारिया is एक जो combination मैंने I have a finance background, तो हमेशा entrepreneurship पढ़ाई जाती थी in our school. So I believe entrepreneurship पढ़ाई जानी बहुत मुश्किल है. And what I find is कि मेरे आने से पहले मारिया being a fashion designer Excel शीटें भी बनाने लग गई थी. एक sixth sense होती है आपकी कि क्या करना है क्या नहीं करना, and वो gut instinct I feel is extremely important. तो ये चीज़ मैंने हालांकि हम घर में एक दूसरे की तारीफ़ें नहीं करते, इधर मैं कर रहा हूँ, तो मारिया के अंदर वो क्वालिटी थी कि जब मैं आया था तो she always used to be looking forward. मैं एग्जांपल देता हूँ, जब पहली शॉप खुल रही थी उस वक्त मैं लम्स में स्टूडेंट था, तो मारिया से उस वक्त अगर किसी को याद हो 1999-2000 की बात है, उस वक्त दुकान खोलना एक बेवकूफ़ी समझा जाता था, स्पेशली डिज़ाइनर सेगमेंट में. खाड़ी भी नया नया आया था उस वक्त, सो उनकी पहली दुकान थी कराची में. सो उस वक्त जब मारिया से लोगों ने कहा तुम पागल हो गई हो, शॉप ना खोलना वगैरह, तो ये बड़ी क्लियर थी कि दुनिया में रिटेल इज़ डोमिनेंट. और इसने उस वक्त मुझे कहा था कुत्योर का डाउनफॉल आ चुका हुआ है और पाकिस्तान में भी आएगा. उस वक्त कुत्योर वाज द बिगेस्ट थिंग इन पाकिस्तान, अगर आपको याद हो, फैशन में कुछ और नहीं होता था. सो ये नॉलेज जो हम बिज़नेस साइड पे होते हैं, और मोस्ट ऑफ अस आर फैमिली मेम्बर्स, आपने कहा कि फैमिली ऑब्सेस नहीं है, ये हमारी समझे एक पॉजिटिव चीज़ होती है. फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं यू कैन रियली रिलाई ऑन देम, यू नो, जब व्हेन यू नीड. तो हमारी इन्वायरमेंट के अंदर जो बिज़नेस साइड वाले बंदे होते हैं, या हमारे सारे जो कैब के ज़्यादातर ईसी मेंबर्स हैं, हम बिज़नेस साइड देख रहे होते हैं. ये चीज़ समझना कि हमारी लिमिटेशन कहाँ होती है, कहाँ हम थोड़े से नंबर ओरिएंटेड हो जाते हैं, और कई बार विजन नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. तो आई थिंक दैट्स हाउ मैंने इसको एक बैलेंस रखा हुआ है. किसी के पास कोई वीटो नहीं होता सिवाय कई क्रिएटिव चीज़ों के ऊपर, जिस पर ये बड़ी सख्त लड़ाई करती है मेरे साथ. और There's a constant war, by the way. जब आप एक बिजनेस चला रहे होते हैं which has a very strong creative ingredient, and it's all about what the market not only is dictating, there's an intrinsic sixth sense that entrepreneurs have. What Wasif is talking about is the difference between me and I think a lot of other designers is that I'm not only a designer, I'm an entrepreneur. Entrepreneurs का ये होता है कि वासिफ said शुरू में मुझे एक्सेल शीट्स भी खुद बनानी पड़ी थी, and can I hold it like this because I okay. एक्सेल शीट्स में खुद बनाती थी. फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने लॉन स्टार्ट की, लॉन के नंबर्स आके वासिफ ने किया, ही सेड ये इट डजंट मेक सेंस, देयर इज़ टू मच इन्वेस्टमेंट. एंड आई सेड बट आई नो कि मार्केट में एक गैप है, हम ये कर सकते हैं. ज्वेलरी पे इसी तरह हुआ, परफ्यूम पे इसी तरह हुआ, रिटेल पे. दीज पीपल, आई मीन द सक्सेस स्टोरी ऑफ अ ब्रांड इन माई ओपिनियन is the perfect amalgamation of the business side and the creative side. Because ये आप fashion में हैं, आप creative को कभी भी पीछे नहीं कर सकते. That's why he gives me that, and in fact my entire team gives me that creative मतलब liberty कि आप जो करना है करें, लेकिन एक मैं हदूद से आगे नहीं जाती. For example, if I'm a diva, मैं कहूँ कि आई बिलीव कि ये डिज़ाइन बहुत अमेजिंग है एंड आई डोंट केयर आप सेल्स टीम की क्या ओपिनियन है. नहीं, जब मैं कलेक्शन बनाती हूँ, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ क्रिएटिव पर्सन बाय द वे टू टेक फ्लैक कि जी ये तो डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं है. एंड शुरू में इट वुड गेट टू मी, बट टू ओवरकम दैट यू हैव टू रियलाइज दैट फैशन इज़ द बिजनेस ऑफ सेलिंग क्लोथ्स, नॉट जस्ट आर्ट. सो
अब मेरी जब कलेक्शन बनती है मैं पूरी टीम की एक फीडबैक लेती हूँ कि व्हाट डू यू फील इज़ अ गुड सेलर और बैड सेलर. सो इन ऑर्डर फॉर a brand to be truly successful, you have to look within, and the creative directors have to realize that they're not always right. It's the key. No, makes sense. So what we can see is that you guys have divided the roles efficiently in a way. But like just for perspective and for people who are trying to essentially maybe start their own venture with a sibling or someone else in the family, how difficult is it to separate personal issues and work issues and keep the business in mind? Like, of course they're different things, but how important is it to leave stuff back at home, and how do you guys manage to do that? आई थिंक ये आप बात सही कर रही हैं, और बहुत सारी फैमिली बिजनेसेस में ये इश्यूज़ कई बार बिज़नेस को अफेक्ट कर जाते हैं. सो हमारी फैमिली में एक पॉजिटिव ट्रेड ये है कि हम अपने जो भी इश्यूज़ होते हैं वो हमेशा वी फाउंड अ मैकेनिज़्म. ये हमेशा से नहीं था, आपकी बात बिल्कुल सही है. ये मैकेनिज़्म बनाए ओवर टाइम. समझ आई है कि आपके जो फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उनको हमने किस तरह टैकल करना है, एंड उसको बिज़नेस से बिल्कुल सेपरेट रखना है. जाहिर है हम इंसान हैं, बीच में हो जाती है ऊंच नीच, कभी इस डांट शांट में पड़ जाती है, बट मोर और लेस ये एक लर्निंग प्रोसेस होता है. एंड आई थिंक आपको अपने इर्द गिर्द डिफरेंट बिजनेस फैमिली से ये चीज़ें सीखनी चाहिए जो आई थिंक हमने सीखी हैं. हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो बिलीफ रहा है, ये जैक वेल्च एक बहुत मतलब जी का सी होता था, उसने कहा था कि कैंडर दैट मीन्स ऑनेस्टी एंड क्लैरिटी, और स्ट्रेट मुंह फट बात कर दो, वो बेहतर है बजाय कि यू बीट अराउंड द बुश. कहते हैं कंपनीज अपना आधा वक्त इसमें टाइम ज़ाया करती हैं. हमारे में फ़ायदा ये है कि हम लोग एक दूसरे को जो कहना होता है कह देते हैं रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, और वो विद टाइम इतना अच्छा हमने अपनी स्किल्स कर लिया कि कॉन्सिक्वेंसेस आर नाउ कंट्रोल्ड. सो ये इशू बिल्कुल होता है बिजनेस फैमिलीज में. Yeah, sure. Yeah, and I think it's very important कि हमारी as siblings, by the way there's a third sibling here as well which is my sister. हम लोग it's very important that there are 3. अगर 2 हो तो फिर डेडलॉक हो जाता है, तो फिर हमेशा हम थर्ड वाले को स्वे करने की कोशिश करते हैं कि नहीं मैं सही हूँ. So then sometimes there are 2 on this side and 2 on this side, but it's very important to have that balance. And obviously we didn't grow up in this scenario. हम लोगों ने शुरू में इतनी मिस्टेक्स की हैं. हम लोग सडनली एक मीटिंग हो रही है, हमारी लड़ाई हो जाती थी, एंड वी वुड बी लाइक सब बेचारे जो हमारी टीम मेंबर्स वुड बी लुकिंग हेयर एंड देयर कि अच्छा अब हम क्या करें, अब ये दोनों लड़ लें तो फिर. बट देन ग्रेजुअली यू लर्न हाउ टू रिजॉल्व दोज इशूज़, हाउ टू गो अहेड, मूव अहेड, और अब जाके माशाल्लाह हम इतने आई थिंक अडेप्ट हो गए हैं कि जब कोई इशू है हम पहले से उसको रिजॉल्व करके देन वी गो इनटू मीटिंग. So, yeah, no airing. ये मारिया बहुत ज़्यादा बातें बता रही है आज. So now let's talk a little bit about the retail side. So Maria B has been growing. The lawn segment, however, is very saturated in the sense there are lots of people in it. Everyone's catering to a different clientele, price point se, fashion sense se. What would you say is Maria B's image, and how are you leveraging it? And how does it give a reflection of you and your family, probably? अच्छा, मैं थोड़ी सी हिस्टोरिकल आपको बताता हूँ. अगेन जब ये शुरू में 2008-7 के अंदर मारिया से मेरी डिस्कशन होती थी, तो इफ़ यू रिमेंबर उस वक्त कोई लॉन के ब्रांड्स नहीं होते थे. सना सफीनाज आए थे उस वक्त, बाकी सारे वो लाइक द गुल अहमद एंड द अलकरम्स ऑफ द वर्ल्ड यहाँ बैठे the packet lawn. यस. अच्छा, उस वक्त माई डिस्कशन विद मारिया ऑलवेज वाज यार कि हम गुल अहमद और अलकरम से जाके इस मार्केट में हमें जाने नहीं चाहिए. ये तो बहुत बड़ी और बहुत डॉन्टिंग मार्केट है. बट अगेन इट्स अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग कि उसमें गैप क्या है. वो बड़ी क्लियर थी कि इसमें गैप है और मैं करूँगी, और मैं बीइंग द नंबर गाय कहता था यार इसमें ये रिस्क है, ये ना करो. सो अभी भी आज के दिन भी अगर आप बात करें, जितनी भी सैचुरेशन हुई है, आप नोटिस करती होंगी हर साल 10 नए डिज़ाइनर्स आते हैं, 10 चले जाते हैं, 10 ब्रांड आते हैं, 10 चले जाते हैं. ये है जिसको हम फसली बटेरे कहते हैं. बट जो एक कंसिस्टेंट ब्रांड्स है ना, उनकी ग्रोथ अभी भी रुकी नहीं है. इनफैक्ट आप प्राइस पॉइंट्स के ऊपर अपनी लॉन की प्रोडक्ट के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं अभी तक. सो मतलब वो मेरा व्यू है. जो मारिया का फ्रॉम वेयर इट एज अ ब्रांड हम किधर है, मे बी वो थोड़ा सा इस पर बता सके.
वेल लॉन इज़ समथिंग जो मैं पूरी दुनिया में जब ट्रैवल करती हूँ तो यूड बी शॉक्ड कि पाकिस्तानी लॉन की आइडेंटिटी फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में कितनी बड़ी है. An interesting fact is कि इंडिया में जो उनका कॉटन है, they present it as lawn and they go like and they name it in such a way कि वो लगे कि पाकिस्तानी है. They try to fake it. It's such a big thing there and we can't trade with them on it. लिटरली मैं जब उम्रे पे जाती हूँ तो वहाँ पर दैट्स द टाइम दैट यू मीट अ लॉट ऑफ मुस्लिम क्लाइंटेल कमिंग फ्रॉम इंडिया. दे स्टॉप मी एंड दे से डू यू नो दैट पाकिस्तानी लॉन इज़ द आइडेंटिटी of Pakistan? And I was like, acha, I mean this is, and पिछले 2-3 साल से I've been hearing it a lot. What we've done is we've redefined Pakistani fashion into something that is, और वो कहते हैं कि you've glamorized shalwar kameez. Shalwar kameez. You've glamorized it in such a way that we're proud to wear it anywhere in the world. And I thought it's a great achievement. सिर्फ हमारे brand के लिए नहीं, all the people who are part of this Pakistani lawn business. It's a huge achievement. Number 2 मुझे ये ख्याल है कि lawn जो है वो एक जब स्टार्ट हुई थी कुछ सालों पहले तब तो देवर आई थिंक थाउजेंड्स एज वासिफ सेड फसली बिटेरे हर दफ़ा आते हैं फिर जाते हैं बट देर आर ओनली अ फ्यू स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स जो अभी तक इस फील्ड में हैं. और आप इसकी लॉन की अगर आप स्ट्रेंथ देखें कि इन वन सिटी अलोन हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया था इंडिया में सूरत में, सिर्फ वहाँ पर 40 कंपनीज textile companies who are making copies of Maria B lawn alone. So it is such a huge market and सिर्फ हमारी lawn नहीं, I think सब जो big brands हैं उनकी lawn copy होती है. It defines Pakistan and I'm very proud of that. And अभी भी if you think of consistently कि जी lawn, how do you stay ahead? It's innovation, creativity. एंड हाउ टू गिव योर कस्टमर कि अगर उनको कहें जी हमने 15,000 रुपये का फॉर एग्जांपल लॉन का जोड़ा लेना है, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी. यू कैन नॉट अंडररेट वैल्यू फॉर मनी. आप जितना वैल्यू फॉर मनी कस्टमर को देंगे वो उतना ही बार आपकी नई लॉन खरीदेंगे. दैट्स माई बिलीव. No, you're absolutely right about Pakistan's identity somewhat being linked to lawn. It's become a major talking topic whenever someone goes abroad. कि like आप lawn क्यों नहीं लेके आए? It's a thing now. But on the other side of the business, we've got the bridal wear and the party wear, and that is a side where probably requires less large scale marketing and structured business. That's more of a creative thing where you probably take more charge, I'm assuming. So how's that side of the business going in terms of like the bridal and the party wears and the customized segment? How has that been growing and how do you deal with it, especially when now, like in the past when we weren't in a digital world, your clients would primarily be in Lahore, but now it's all over. So more on that. So पहले तो मैं जो कस्टमाइज बिज़नेस जिसको ब्राइडल बिज़नेस कहते हैं वो हमेशा एंड ये मुझे समझ आई थी कि अगर मैंने मारिया को जो है ना खुश रखना है तो ये वाला बिज़नेस रखना है. वरना क्या होता है जो कमर्शियल बिज़नेस होता है ना जिसको हम जो कमर्शियल बिज़नेस ऑफ फैशन कहते हैं वो कई लोगों के लिए लाइक क्रिएटिव लोगों के लिए बोरिंग हो जाता है या उनको लगता है यार उनकी क्रिएटिविटी स्टाइफल हो रही है टुवर्ड्स अ कमर्शियल सेगमेंट. तो मैंने मारिया से कहा था आपने जितने ब्राइडल बनाने हैं जो कस्टमाइज़ करना है करते रहो बिकॉज आपको कोई भी यहाँ जो कैप के मेंबर्स हैं बताएंगे जो ब्राइडल बिज़नेस होता है वो आपका परसेंटेजेस ऑफ योर रेवेन्यू में भी नहीं आता शायद, बट वो होता है शौक एंड शौक को कभी रोकना नहीं चाहिए ताकि इनकी क्रिएटिविटी फ्लो करती रहे. सो ब्राइडल वाला बिज़नेस मैं तो कहूँगा वो एक नीश है, उसको नीश की तरह ही ट्रीट करना चाहिए और हम उसको इसी तरह करते हैं. एक वक्त होता था ज़ाहिर है मारिया ने शुरुआत की थी कुत्योर बिज़नेस से और खुद ब्राइडल ऑर्डर्स देती थी बट वो वक्त गुजर गया है और मैं बड़ा क्लियर हूँ कि आपने उस बिज़नेस को टाइम नहीं देना, हमारी कोई टाइम दे दो वो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा. ये जो सेल्स के और नंबर्स के लोग होते हैं ना बड़े जालिम होते हैं. वो कहते हैं कि जो तुम ये 1 घंटा एक क्लाइंट के साथ, और मेरी ये ड्रीम होती थी कि कोई लड़की आई उसकी ना दिस इज़ द बिगेस्ट डे ऑफ हर लाइफ एंड आई वांट टू क्रिएट दैट जोड़ा विच विल मेक हर सो हैप्पी. और मैं बाकायदा उस लड़की के साथ रोती थी जब मैं उनका दिस वाज 20 years ago. Then he sat me down, he said कि he calls me बाजी आप ये जो 1 घंटे में आप जो भी करी हैं जो एक ब्राइडल ऑर्डर ले लिया उस 1 घंटे में जो आप एक कलेक्शन बनाएंगे जिसके 50,000 पीसेस बन रहे हैं, just do your numbers.
सच अ किल जॉय, मतलब हमें जो सारी खुशी होती है ना वो, बट ऑब्वियसली व्हेन यू हैव टू रन अ बिजनेस एंड इट्स अबाउट नंबर्स, यू हैव टू प्रायोरिटाइज। तो मैंने अपनी मेरी जो वीकली स्केड्यूल है ना उसमें सबसे एंड में, एज वासिफ सेट कि शुक्र है इन्होंने मुझे वो रखने दिया, कुथ्योर और ब्राइडल बिल्कुल एंड में आता है, लेकिन आई कांट लिव विदाउट। So this is an example of, an understanding and Yes. reaching a negotiation point. That's right. So this is an example of how to negotiate with your brother or your sister. Yes. But the last thing, and it's a little interesting, and I want to bring up social media, especially because the retail business is also very social media related. Every few days, someone or the other is vilified, or people have opinions about them, positive or negative, based on something they've said. And of course, Maria, you are a separate person, and of course, even though the brand is named after you, whatever you say on your personal account is probably not what the brand's image is, or what the brand thinks. That it may be different. Maybe your brother thinks separate from you. That's also a possibility. But how has this impacted business? And how do you see social media and the narratives around it helping or pushing away customers? So And I would like to ask Wasif, like every time something happens, or like let's say Maria, a meme happens, do you go like Baji kya kar rahe hain aap, or do you go like Baji good job? सो ये बड़ा आपका रेलेवेंट सवाल है। मारिया एंड हमारी फैमिली एज सच जो है ना, सोशल इश्यूज़ पे डिस्कस करने से कभी नहीं डरते, और वो मारिया के अंदर तो वैसे ही इंट्रिंसिकली है ये, एंड हमारा भी ये बिलीफ है। लोग क्यों डरते हैं सोशल इश्यूज़ पे, और बड़े रेलेवेंट इश्यूज़ होते हैं, इश्यूज़ जिससे हमारे बच्चों की, हमारी नस्लों की फ्यूचर की बात हो। लोग डरते हैं यार आप कुछ कहो ना, आपकी सेलें गिर जाएंगी, कस्टमर छोड़ देंगे। हमारा बिलीफ है यार ये रिस्क अल्लाह ताला में, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। जब भी ऐसा कोई सोशल इशू है, I mean me and my sister and all of us fully back मारिया कि तुमने इस चीज़ में हम कभी नहीं रोकेंगे। हाँ, तुम लॉन को टाइम ज़्यादा हमारी उस चीज़ों में हम इससे लड़ाई करते हैं, बट जहाँ ये बात आती है ना, आपको अल्लाह ताला ने अगर एक पोजीशन दी है और उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप हर चीज़ पर डरो ना। सो हमारा हमेशा मारिया को मैसेज होता है यार, डिस्पाइट मी बीइंग द कैलकुलेटेड रिस्क अवर्स एवरीथिंग नंबर क्रंचिंग गाय, जहाँ आपको अपने सोशल इश्यूज़ या रिलीजियस इश्यूज़ भी, बिकॉज वेयर अ कंजर्वेटिव फैमिली, वहाँ जो चीज़ तुम्हें बॉदर करती है, जो मर्ज़ी करना है करो, ये ना कभी डरना कि हमारा कस्टमर क्या कहेगा, ये क्या होगा। अल्लाह ताला ने हमेशा मदद की है, एंड आई होप वो ऐसी ही रहे, बिकॉज वी सपोर्ट हर ऑन दीज थिंग्स। आई थिंक सोशल मीडिया जब से आया ना, इट हैज़ बिन द बिगेस्ट फ्रीडम दैट वी हैड एज अ ब्रांड। बिकॉज पहले सारे डरते थे कि जी फैशन माफिया है, फिर फोटोग्राफर्स का माफिया है, फिर ये माफिया है, और मेरा ये मसला ही शुरू से ये था, जहाँ मैं माफिया को देखती थी मैंने कहा था मैं इस माफिया को ब्रेक करके रहूँगी, मेरा शुरू से मसला था। तो ये लोग बड़े मेरे भाई बहन सारे संभाल के मुझे लेके जाते थे कि अच्छा ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना, वो एवरीथिंग। लेकिन एक पॉइंट आता है ज़िंदगी में, जब आपको अल्लाह ताला इतना नवाज देता है और आप एक पोजीशन पे होते हो, फिर आप सोचते हो कि मैंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ पैसे कमाने हैं या मैंने पूरी ज़िंदगी दुकान खोलनी है। व्हाट इज़ माई गोल इन लाइफ? इट इज़ बियॉन्ड सिर्फ पैसे कमाना। उसमें एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाती है जो एक प्रोसेस है, और उसमें मुझे हमेशा फ़ील होता है कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू गिव बैक, so that when you reach Allah again you can say Allah Mia, I did this, I tried, I did my best। और I am so lucky कि अगर मैं खुद होती तो, और मुझे रोकने वाले मेरे बहन भाई होते या मेरे हस्बैंड होते, तो वो मुझे कहते नहीं इस पे नहीं बोलना, इससे जो है ना लोग फ़ौरन डर जाते हैं, यार कैंसिल कल्चर है, यार सेल्स होंगी। और मेरे बहन भाई और मेरी फैमिली से बेटा रिस्क अल्लाह के हाथ में है, कोई आपसे वो रिस्क नहीं ले सकता जो आपकी किस्मत में है। इट इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ that I've had कि I can say whatever I want because I feel कि मैं और अल्लाह का जो मामला है उसमें जो मुझे लगता है कि ये सही है मैं वो करूँगी। एंड उसमें फैमिली का सपोर्ट इतना ज़रूरी है, बिकॉज एज़ यू नो एट द एंड ऑफ द डे हम एक मुसलमान कल्चर है, उसमें एक औरत को एक स्टैंड लेना जब तक पीछे पूरी फैमिली ना हो, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, एंड दैट्स व्हाट्स हैपेंड। एंड बाय द वे सोशल मीडिया हैज़ transformed this entire landscape, and that freedom should be used positively by everybody.
And while I have a lot of questions, we are done with time. So thank you so much. Thank you. After listening to both of you, I feel like I should have had a sibling and I would have started something. But thank you so much, everyone.